पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 20 साल पब्लिक ऑफिस होल्ड करने का लक्ष्य पूरा किया। सरकारी और पार्टी तंत्र द्वारा इस ओकेजन का बहुत प्रचार हुआ। कुछ सप्ताह पूर्व प्रधानमंत्री ने अपना 71st जन्मदिवस मनाया था। उस अवसर पर भी सरकारी और पार्टी मशीनरी तैनात थी फुल फोर्स में। It almost appeared that it was not the birthday of the Prime Minister of a democratic nation, but of a king of an empire. मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है कैसे सरकार और बीजेपी ने कोविड-19 वैक्सीन्स की रिकॉर्ड की व्यवस्था की। There were open allegations in all sections of the media of the figure of 2.5 crore being grossly exaggerated and manipulated. The respected website, The Caravan, quoted a person named Pranay Narware from Bhopal. He said that although his mother was vaccinated on the 15th of September, her certificate was made available 2 days later, dated the 17th of September, Modi's birthday. The website रिपोर्टर ने अलग अलग राज्यों में लोगों से बातचीत भी की। उन्होंने उनको बताया कि या तो उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स 17 सितंबर को जारी किए गए थे, डिस्पाइट गेटिंग वैक्सीनेटेड अर्लियर, या उन्हें उस दिन अपनी सेकेंड शॉट का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, ऑल्दो दे डिड नॉट गेट दैट शॉट। ये पहला मौका नहीं है जब मोदी के जिंदगी के किसी एपिसोड या घटना को राज्य या देश का एक वाटरशेड मोमेंट के तौर पर पेश किया गया हो। Right from the beginning, after he assumed a public office, there was an element of grandeur and ample efforts were made to politically choreograph each of them. 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये आयोजन एक असाधारण समारोह था जो अपने पैमाने और आडंबर के लिए अद्वितीय था। अक्सर ये भुला दिया जाता है लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मोदी को चीफ मिनिस्टर बनने के लिए नहीं चुना था। He was an appointee of the central leadership, imposed from the top to the bottom. गौरतलब है यही शैली 2014 से प्रचलित है। जैसा कि हाल में गुजरात में देखा गया, सभी चीफ मिनिस्टर्स को मोदी द्वारा व्यक्तिगत रूप से चुना गया है, योगी आदित्यनाथ को छोड़कर। लेकिन वे एक अलग कहानी है, उसके बारे में कभी और। हालांकि भारत आजादी के बाद लोकतंत्र रहा है, लेकिन अलग अलग समय में लोकतंत्र का कैरेक्टर भिन्न रहा है। नेहरूवियन युग में भारत अपने रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फेडरल कैरेक्टर के लिए जाना जाता था। नेहरू राज्य के चीफ मिनिस्टर्स और राज्यों के कांग्रेस नेताओं को पर्याप्त सम्मान देते थे। शास्त्री के टेन्योर में भी यही परंपरा जारी रही, लेकिन इंदिरा गांधी के लीडरशिप में हाई कमांड हावी हो गया और पार्टी का जो संगठन था वो कमजोर होता गया। राजीव गांधी के वर्षों में भी यही ट्रेंड जारी रहा। From 1989 till 2014, India witnessed great democratization of the polity. The old elite lost out and new representatives of the underprivileged sections got empowered. 2002 के गुजरात दंगों के बाद से मोदी एक प्रमुख राजनीतिक नेता के रूप में उभरने लगे।
लेकिन भारत को उनके स्वभाव के नेता को स्वीकार करने के लिए तैयार होने में एक दशक से भी अधिक समय लगा। Although Modi did not have a direct role in the Ayodhya movement, he would not have become what he is today had it not been for the agitation for the Ram temple. Modi was actually sent to Gujarat by the High Command in 2001 to bail out the party and the government in the state. The Chief Minister Keshubhai Patel, उनका परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी नहीं था। There were grave allegations of corruption and reconstruction and rehabilitation activity that were essential after the 26th of January 2001 earthquake was at a standstill. सरकार को वॉर फुटिंग पर काम करने की आवश्यकता थी, मगर वो नहीं हो रही थी। मोदी से शासन में सुधार की उम्मीद थी और वह बीजेपी के पॉलिटिकल बेस का पुनर्निर्माण करेंगे, ये सेंट्रल लीडरशिप की उम्मीद थी। लेकिन मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने में कोई इमीडिएट उनको कोई सफलता या प्रगति नहीं मिली। फरवरी 2002 में हुए उपचुनावों में भाजपा ने हर सीट को खो दिया, सिवाय उसके जिस पर मोदी खुद कॉन्टेस्ट किए थे। यह निश्चित है कि मोदी का उदय गोधरा कार्नेज के कारण हुआ। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और गोधरा रेलवे स्टेशन पर घटना नहीं होती अगर विश्व हिंदू परिषद के सदस्य अयोध्या से वापसी नहीं कर रहे होते। गुजरात दंगों ने मोदी को खुद को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में शोकेस करने का मौका दिया। मोदी was on this polarizing curve mainly for the next several years, although he also initiated programs to revive the state's economy. 2008 के बाद से सुपरफिशियल विकास मोदी के लिए एक मिशन बन गया था। 2002 के जीत के बाद भी समाज कल्याण उनका फोकस क्षेत्र रहा था, लेकिन ये समाज कल्याण कितना डिसाइसिव था उसके बारे में प्रश्न चिन्ह है। These schemes were display worthy but of questionable value. He gave further push to this after 2007 when the elections re-elected him. Modi got the opportunity to attract the Tata Motors Nano project after it ran into protests in West Bengal. कुछ समय से मोदी महसूस कर रहे थे जनता उनके मस्कुलर नेशनलिज्म और आतंकवाद के विरोध में जो अभियान था उसको तो बैक कर रही थी, परंतु वही लोग चाहते थे कि सांप्रदायिकता का जो टेम्परेचर या तापमान हो वो थोड़ा कम हो। हिंदुस्तान हमेशा हाई फ्लेम में पॉलिटिकल कुकिंग के लिए तब तक तैयार नहीं थी। It was probably this assessment that led Modi to embark on reinventing himself as Vikas Purush, or the development man who started singing the Vikas Sutra. लेकिन उन्होंने ध्रुवीकरण की राजनीति को कहीं नहीं छोड़ा। यह मोदी की जीवनी नहीं है। I am merely stringing together some factors that led to his rise and the current dominance.
मैंने अक्टूबर 2001 में पहली बार शपथ लेने का उल्लेख किया था. I did not mention the backstory behind it. The Gujarat government spent several crore rupees on the swearing-in ceremony. Early to recognize the power of technology and the necessity of publicity, the event was telecast live on Modi's personal website besides the government-owned www.gujaratindia.com. A reporter wrote in the Rediff News that Modi was media savvy and had left nothing to chance. He even issued a press release about the web coverage. Mind you, 2001 में इंटरनेट कवरेज इतनी नहीं थी जितनी आज है. स्मार्टफोन्स नहीं होते थे. कुछ दिन पहले मोदी अमेरिका से लौटे थे. उसी दिन मन की बात का प्रसारण किया गया था. हालांकि ये उनकी यात्रा के पहले रिकॉर्ड किया गया, फिर भी लोगों को लगा वह सीधा हवाई जहाज से उतरे और मन की बात. उसी रात मोदी देखने गए नए संसद भवन का निर्माण कार्य कैसे आगे बढ़ रहा है. हालांकि इसे अघोषित या अनअनाउंस्ड विजिट करार दिया गया, एक फोटोग्राफर तस्वीरें लेने के लिए उपलब्ध था. ये वायरल हो गई थी. सोशल मीडिया तुरंत मोदी को सुपरमैन के साथ तुलना करने में भर गया. From 2001 to 2021, it is clear that Modi and his persona is very cleverly promoted, publicized and marketed. Modi's governments in Gujarat and at the center also function as a humongous public relation machinery. कायदे से मोदी का कोई बिजनेस नहीं था संसद परिसर जाने का. कारण बहुत सिंपल है. प्रधानमंत्री का पद संसद के कामकाज और मैनेजमेंट में उसकी कोई भूमिका नहीं है. हम अगर ये बोलें तो हमारी आलोचना की जाएगी. बट आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सेज there shall be a parliament for the union which shall consist of the president and 2 houses. प्रधानमंत्री नहीं, not as far as Sansad Bhavan is concerned. The Prime Minister actually has no official role in the functioning of parliament. In December 2020, Modi also laid the foundation stone of the new parliament building. This decision, his action, was against the constitutional spirit. 2001 से 2014 के बीच जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब राज्य को लैबोरेटरी ऑफ हिंदुत्व के रूप में इस्तेमाल किया गया. उन्होंने नए तरीके का हिंदू राष्ट्रवाद को जन्म दिया. इसमें पुरानी विचारधारा के साथ साथ आर्थिक मुद्दों पर पॉपुलिज्म की मोहर लगाई. 2001 से मोदी अपने आप को, अपने समर्थकों को विक्टिम्स के तौर पर पेश करते आए. द टारगेट ऑफ द मीडिया, ऑफ द सेक्युलर फोर्सेस, ऑफ लिबरल फोर्सेस एंड ऑफ कोर्स द रिलीजियस माइनॉरिटीज, द मुस्लिम्स एंड द क्रिश्चियंस. He claimed that they were all hand in glove with the foreign and anti-national forces within India. 2001 से 2021 के बीच भारत का कितना विकास हुआ? इसका जवाब भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी और घटती परचेजिंग पावर से स्पष्ट होता है. परंतु इन 20 वर्षों में, विशेष रूप से 2014 के बाद से और 2019 से तो अधिक रूप से,
हिंदुस्तान के सोशियो पॉलिटिकल फैब्रिक का जो नुकसान हुआ है, डैमेज हुआ है, वो साफ है सबको। सबसे पहले तो चुनावी पॉपुलिस्ट वादे नीति नहीं बने। हिंदुस्तान का जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है, इट इज नाउ आइडेंटिफाइड बाय इट्स सिस्टेमिक ऑपोजिशन ऑफ मुस्लिम्स एंड Christian minorities. Anyone not with this regime is also not spared. Minorities are the main victims of the rise of vigilante group violence. सार्वजनिक पद पर मोदी के 20 वर्षों के दौरान प्राइमरी एम्फेसिस धीरे धीरे भारत को डी फैक्टो हिंदू राष्ट्र बनाने के तरीकों पर रहा है। इस पूरे कालखंड में मोदी ने इलेक्टोरल और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटेरियनिज्म का एक नया रूप पेश करने का भी काम किया है। इरोडिंग इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी was an integral part of this. The list of Modi's damaging feats are deep-seated, immensely gratifying for his supporters, but profoundly unsettling for adversaries. Indications were there from the beginning, but people miscalculated in 2014. उन्होंने सोचा मोदी बदल गए हैं। ये असेसमेंट गलत था। हालांकि 2014 से 2019 के बीच रफ्तार धीमी थी, लेकिन 2019 के बाद सारे प्रिटेंशंस अबैंडन कर दिए गए। In the past 2 years, we have witnessed the most blatant swerve towards constitutional majoritarianism. कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा। फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा, सिर्फ खबर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.